एक नई जिंदगी। हैप्पी बर्थडे साहिल। नींद में सराबोर मेरी आंखें इन्हीं शब्दों के साथ खुली। हाथों में गुलदस्ता और एक प्यारी मुस्कान लिए सामने खड़ी थी नेहा। नीला सूट, सफ़ेद चुनरी, काली बिंदी और झुमके पहने नेहा। मैं उसे एक पल देखता ही रह गया। कितनी सुंदर लग रही थी। उसने आगे बढ़कर मुझे गुलदस्ता दिया और मुस्कुराते हुए मैंने उसे शुक्रिया कहा। मेरा जन्मदिन तुम्हें याद था? मैंने पूछा। बिल्कुल। हमारी शादी की सालगिरह के ठीक 6 महीने बाद तुम्हारा जन्मदिन आता है। वैसे भी मुझे सब याद रहता है। तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि हर चीज़ याद दिलानी पड़े। नेहा ने शरारती अंदाज में कहा। इससे पहले मैं कुछ कहता वह फिर बोल पड़ी। सुनो, मैंने इडली सांभर, लस्सी, ब्रेड रोल और रसमलाई बनाई है तुम्हारे लिए। वह भी सुबह जल्दी उठकर, इसलिए जल्दी बाहर आ जाओ और सुन लो, जैसी भी बनी हो तारीफ करनी पड़ेगी। किसी जीते हुए योद्धा की भांति उसने मुझे छेड़ा और हंसते हुए बाहर चली गई। ऐसी ही थी मेरी नेहा। शादी के बाद विदाई के समय उसकी आंखों में आंसू देखे थे। उसके बाद मैं कभी भी समझ नहीं पाया कि कोई इतना खुश कैसे रह सकता है। अपने आसपास जहाँ हर आदमी अपनी छोटी से छोटी समस्या में भी दुखी दिखाई पड़ता है, वहीं नेहा अपनी सभी परेशानियों में भी हर दिन और चुलबुली होती है। उसके अंदर पत्थर को भी हंसाने की ताकत थी। उसके लिए असीम प्रेम और इज्जत का भाव लिए मैं दफ्तर के लिए तैयार हो गया और बाहर पहुंचा। नेहा मेज पर बैठी अपने फ़ोन पर कुछ लिख रही थी। मेज को उसने कितने अच्छे से सजाया था। उसने मुझे देखा और एक तंज दाग दिया। कितनी देर से इंतज़ार कर रही हूँ, बहुत भूख लग रही है और तुम इतनी देर से आ रहे हो। तुम तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया, पर क्यों? मैंने पूछा। वह बस मुस्कुरा दी और मेरी थाली में इडली परोसने लगी। आज तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? शाम को दफ्तर से लौटते समय लेकर आऊँगी, उसने मुझसे पूछा। हम अपनी ज़िंदगी में इतना व्यस्त हो चले हैं कि अपने प्रियजनों के लिए भी ठीक से समय नहीं निकाल पाते। नेहा के जवाब में मैंने कहा, मैं तुम्हारा थोड़ा समय मांगता हूँ। आज शाम कहीं बाहर चलते हैं, साथ साथ, सिर्फ हम और तुम। नेहा हंस पड़ी और कहा, दिया। मैंने अपना सारा समय तुम्हें दिया, तो तय रहा। शाम को तुम मुझे दफ्तर से लेने आओगे और फिर हम खाना खाने मुगलई होटल चलेंगे। नेहा को दफ्तर छोड़ने के बाद जब मैं वहां से जाने लगा तो मैंने देखा नेहा एकटक होकर व्याकुलता से मुझे देख रही थी। मैं कुछ समझ नहीं पाया, मानो वह कह रही हो कि रुक जाओ साहिल, मुझे छोड़कर मत जाओ। परंतु मैंने गाड़ी घुमाई और अपने दफ्तर की ओर चल पड़ा। पर काश मैंने उसकी बात मान ली होती। शाम को मैं दफ्तर से निकल ही रहा था कि अचानक एक बहुत ज़रूरी काम आ गया, जिसके कारण मुझे दफ्तर में कुछ देर के लिए और रुकना पड़ा। मैंने यह बात नेहा को भी बताई कि मैं उसे लेने नहीं आ पाऊंगा और उससे कहा कि वह खुद ही मुगलई होटल पहुँचे। मेरे नेहा को यह बात बताने के बाद वह कुछ बोली नहीं और न ही कॉल काटा। उसने बस इतना कहकर फ़ोन रख दिया कि ठीक है, पर इसकी सज़ा मिलेगी तुम्हें। कुछ अंतराल के बाद मैं उसे रेस्तरां में पहुंचा। नेहा को वहां ना पाकर मैं उसका इंतज़ार करने लगा। मैंने नेहा के फ़ोन पर कई बार फ़ोन करने की कोशिश की, परंतु वह बंद था। मैं समझ गया कि यह नेहा की नाराज़गी से उत्पन्न शरारत होगी कि मैं उसे लेने नहीं आया, और इसलिए मैं नेहा के दफ्तर चला गया। वहाँ मुझे पता चला कि नेहा 1 घंटे पहले ही वहाँ से निकल चुकी थी। मैंने गाड़ी घुमाई और दोबारा होटल की तरफ बढ़ चला। रास्ते में मैं राहगीरों को देखते जा रहा था कि नेहा दिख जाए, पर वह नहीं मिली। मैं कुछ घबरा गया, क्योंकि कई बार नेहा मुझसे नाराज़ हुई थी, लेकिन वैसा व्यवहार उसने कभी नहीं किया था। नेहा का फ़ोन अभी भी बंद था। मुझे लगा कि शायद नेहा घर चली गई हो, इसलिए मैं भी घर चला गया। घर बंद था और नेहा अभी तक घर भी नहीं पहुंची थी। रात्रि के 9 बज चुके थे। नेहा बिन बताए इतनी देर तक कभी भी घर से बाहर नहीं रही थी। मेरा दिल गले को आ रहा था, परंतु मैं यही सोच रहा था कि नाराज़गी में मुझे परेशान करने के लिए वह किसी सहेली के घर चली गई होगी
और अपने फ़ोन को बंद कर दिया होगा। सुबह खुद ही आ जाएगी। पर यह कोई तरीका नहीं होता। इस बार उसने अच्छा नहीं किया। ऐसा कैसे मजाक की सामने वाले की जान ही सूख जाए। उस रात मैं अच्छी नींद ही नहीं ले पाया। हर थोड़ी देर पर मेरी आंख खुल जाती। सुबह 7 बजे मेरा फ़ोन बजने लगा। वह फ़ोन नेहा का ही होगा, ऐसा मानकर मैंने फ़ोन उठाया। सामने से आवाज़ आई, मिस्टर साहिल। मैं डर गया और उस अनजान आवाज़ के बारे में पूछने लगा। मेरा नाम इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार है। मुगलई होटल के पास जंगल वाली सड़क पर हमें नेहा नाम की लड़की बेसुध हालत में मिली है। आपका नंबर उनके फ़ोन से ही मिला है। हम उन्हें नागरिक अस्पताल में ले जा रहे हैं। आप भी जल्द पहुंच जाइए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा शरीर इस घटना का भार सह न पाया और सुन पड़ गया। मेरा मन शून्य की दशा में चला गया। किसी तरह हिम्मत जुटाते हुए मैं अस्पताल पहुंचा। इंस्पेक्टर साहब भी, मैं साहिल, नेहा का पति, मैं बोला। तो आप आ गए साहिल जी, इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार ने जवाब दिया। आपकी पत्नी बहुत भाग्यशाली है कि इतनी सुनसान सड़क पर भी कुछ लकड़हारों ने इन्हें देख लिया और हमें बता दिया, वरना कुछ भी हो सकता था। नेहा के साथ जोर जबरदस्ती की कोशिश की गई है। वह इस समय कमरा नंबर 10 में है। जाइए, आपकी ज़रूरत है उन्हें। मैं दौड़ता हुआ उस कमरे में पहुंचा और नेहा को देखते ही पत्थर बन गया। नीले कपड़ों में नेहा बिस्तर पर लेटी थी। तमाम मशीनें और डॉक्टर यही बता रहे थे कि वह खतरे से बाहर थी। उसकी आंखें एकटक कमरे की छत को निहार रही थी। उसके शरीर में सांसों के अतिरिक्त कोई हलचल ही नहीं हो रही थी। अति मंद गति से चलती उसकी सांसों में भी कितना भार होगा, यह सिर्फ नेहा ही जानती थी। कभी न चुप रहने वाली चुलबुली नेहा एक बेजान पुतले की तरह पड़ी थी। यह देखकर मेरे शरीर की ताकत भी बाहर निकल गई और मैं अपने घुटने पर गिर पड़ा। नेहा की ऐसी हालत मुझसे देखी न जा रही थी। डॉक्टर ने मुझे संभाला और नेहा के पास बिठा दिया। मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था और मन ही मन अपने आप को कोस रहा था कि सुबह मैंने उसे अकेला क्यों छोड़ा। मैंने नेहा के हाथों को स्पर्श किया और कहने लगा, हमें तो बाहर खाना खाने जाना है, अब तुम ही देर कर रही हो। बाद में मैं चुप हो गया और विलाप करने लगा। मैं नेहा के पास ही रहता और इस बात का ध्यान रखता कि नेहा के इलाज में कोई कमी न आए। 3 दिन बाद नेहा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मैं उसे पकड़कर गाड़ी तक लाया। उस कूदती फुदकती नेहा को आज अपने पैर घसीटने पड़ रहे थे। यूं प्रतीत होता था मानो वह अपने ऊपर कितने 100 किलो का वजन लादे हुए थी। मैं उसे घर ले आया। जब मेरी गाड़ी मेरे घर के नीचे रुकी तब सब मोहल्ले वाले तमाशा देखने आ गए थे। कुछ लोगों की संवेदनहीन बातें मेरे कान में पड़ने लगी। नेहा और मेरी पीड़ा जानने के बाद भी कोई हमारा हाल पूछने नहीं आया, बल्कि कुछ लोग अपने घरों की खिड़की बंद करते दिखे। यह लोग उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जो संवेदन हो चुका है, जिसे अपनी सहेली से फ़ोन पर गप्पे हाँकने के लिए कोई भी खबर चाहिए। वह समाज जो मरते इंसान की सहायता करने के बजाय उसकी तस्वीर खींचने में लगा रहता है। उसे और कोई उम्मीद की भी नहीं जा सकती थी। दुख तो इस बात का था कि हमारे खुशी के दिनों में मदद और मानवता की डींगे हाँकने वालों ने आज एक लड़की को इंसान मानने से ही इनकार कर दिया था। परंतु मुझे इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। नेहा आज भी मेरे लिए उतनी ही खास और मूल्यवान थी जितनी कि पहले। अत्यंत भारी मन से मैं नेहा को घर के अंदर लाया और उसी बिस्तर पर लेटा दिया जिस पर से नेहा ने ही मुझे 3 दिन पहले उठाया था। उसे देखकर मैं बस यही सोच रहा था कि उस दिन नेहा मेरे उठने का इंतज़ार कर रही थी और अब मैं न जाने कितने दिनों तक मैं उसके उठने का इंतज़ार करता रहूँगा। मैंने तोहफे में उससे उसका सिर्फ थोड़ा सा समय मांगा था, परंतु वह इस स्वरूप में मिलेगा मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रात हो चली थी, इसलिए नेहा को वहीं छोड़कर मैं नीचे उसके लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करने चला गया। वहाँ फ्रिज में नेहा की बनाई रसमलाई अभी भी रखी थी। उसने मेरे लिए कितने प्यार से बनाई थी। मैं
और सामान देख ही रहा था कि अचानक नेहा के चीखने की आवाज़ आने लगी। सब कुछ छोड़कर मैं ऊपर भागा। नेहा बिस्तर पर जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुझे बचाओ, वह मुझे मार देगा। वह भ्रम की अवस्था में चली गई थी और उसका मस्तिष्क उसके पुराने घटनाक्रम की तस्वीरें दिखा रहा था। उसकी सांसें उखड़ने लगी और शरीर से पसीने का प्रवाह अत्यंत ही प्रबल हो गया। मैं शीघ्रता से उसके पास आया और उसका हाथ थामा ताकि मैं अपनी मौजूदगी दर्ज करवा सकूं। नेहा ने एकाएक मुझे पकड़ लिया। मैं उसे बार बार यह कहने लगा कि सब ठीक है, उसे कोई खतरा नहीं है, वहाँ कोई नहीं है। मैंने उसे लिटाया और उसके माथे पर हाथ सहलाने लगा। नेहा धीरे धीरे शांत हो गई। मैं उसे अभी भी यही कह रहा था कि मैं उसके पास ही हूँ और मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। नेहा ने कुछ नहीं कहा, परंतु मैंने देखा उसकी आंखों के कोने से एक आंसू की बूंद बह गई। मैं दोबारा उसके लिए कुछ खाने के लिए लाने के लिए उठने लगा तो नेहा ने मुझे और जोर से पकड़ लिया। वह पुनः व्याकुलता से मेरी तरफ देख रही थी, मानो कह रही हो, रुक जाओ साहिल, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। इस बार मैंने अपनी गलती नहीं दोहराई और उसके पास बैठा रहा। कुछ अंतराल के बाद नेहा सो गई। दुख और क्रोध की प्रचंड लहरें मेरे मन में उफान पर थी। नेहा को किसी दवा और चिकित्सक से ज्यादा अपनेपन और प्यार की जरूरत थी। उसके चूर हुए आत्मविश्वास को पुनः फर्श से अर्श तक ले जाने की जरूरत थी। नेहा के अंदर चल रही लड़ाई में अब मेरे योगदान की बारी थी और मैंने भी यह निश्चय कर लिया था कि मैं उसे पहले जैसा बनाकर ही दम लूंगा। नेहा हमेशा अपने इर्द गिर्द लोगों की अनुभूति करती थी और इसलिए उसे सदा तनाव व भ्रम में ही देखता था। यह डर और चिल्लाना अब मानो रोज का सिलसिला हो गया था। उसको शांत करना बहुत मुश्किल काम हो गया था। एक रात मैं नेहा को खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था। यूं तो वह खाने की शौकीन थी, पर अब एक साधारण रोटी भी वह खा नहीं पा रही थी। अचानक वह रोने लगी। न जाने इस बार उसके मन के किस रथी की तीर लगा था। कहने लगी, मुझे माफ कर दो साहिल, शायद मेरी ही कोई गलती रही होगी जो मुझे यह सजा दी गई। मैंने कुछ तो ऐसा जरूर किया होगा जो मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरे में ही सब कमियां हैं। मैं सबके लिए एक बोझ हूँ। इस बोझ से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। अब मैं तुम्हारे योग्य नहीं रही। नेहा के इस स्वरूप की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो लड़की किसी निर्जीव में भी प्राण फूंकने का सामर्थ्य रखती थी, वह आज इतनी टूट गई थी कि अपने आप को ही निराशा से बाहर निकाल नहीं पा रही थी। उसने मुख का तेज कहीं गुम हो गया था। नेहा ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, पर अब उसने अपने दिल पर न जाने कितनी बातों का भार डाल दिया था कि खुद ही अपने मन में घुटने लगी थी। मैंने नेहा के आंसू पोंछे और उससे कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। तुम कितनी अच्छी हो, सबका कितना ध्यान रखती हो, तुमने कितने असहाय लोगों की मदद की है और वह आज कितने अच्छी जगह पहुंच गए हैं। बस अड्डे पर वह लड़की तो तुम्हें याद ही होगी जो अपने परिवार से बिछुड़ गई थी। तुमने अथक प्रयासों में उसे उसके परिजनों से मिलवाया था। वह लोग तुम्हें देवता तुल्य मानते थे। यदि तुम ऐसा न करती तो न जाने उस लड़की का जीवन आज कैसा होता। इसके बाद भी तुम कह रही हो कि तुम किसी पर बोझ हो। नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों की इस दुनिया को बहुत ज़रूरत है। तुम अभी भी मेरे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हो जितनी कि पहले। सब ठीक हो जाएगा। मेरी यह बात नेहा के मन तक नहीं पहुंच रही थी कि नहीं, मैं नहीं जानता था, परंतु उसकी इन बातों ने मेरे मन को व्यथित कर दिया था। मेरा मन बस यही सोच रहा था कि नेहा कहीं अपने आप को कोई क्षति न पहुंचा ले। कुछ ही दिन के अंतराल में मैंने सभी धारदार और नुकीली चीज़ों को घर से हटा दिया। नेहा का कमरा पहली मंजिल पर था, इसलिए मैंने सभी खिड़कियों में जाली लगवा दी, सभी पंखे उतरवा दिए। ऐसा करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इससे ये प्रमाणित हो रहा था कि मुझे नेहा पर भरोसा नहीं था। पर सच तो यह था कि इस बार मैं कमज़ोर पड़ गया था। मैं किसी भी स्थिति में नेहा को खो नहीं सकता था। मैं रोज़ उसके साथ बैठता, उससे बातें करता, उसकी तारीफ करता। मैं उसे वह सारी उपलब्धियां गिनवाता जो उसे लोगों का मसीहा दर्शाते हैं।
पहले वह अपने परिजनों और सहेलियों से बातें किया करती थी, परंतु अब उनके फ़ोन को स्वीकारती नहीं थी। उसने अपने आप को समाज से बिल्कुल काट लिया था। बस पूरे दिन सर झुकाए न जाने किन किन विचारों से लड़ती रहती थी। इतना प्रयास करने के बाद भी मैं नेहा की हंसी वापस नहीं ला पा रहा था। तभी विचार आया कि मेरे मित्र शर्मा जी की बच्ची नेहा के साथ खूब खेलती थी और उसके साथ नेहा भी खूब मज़े करती थी। मैंने सोचा कि यदि वह आ जाए तो नेहा को कुछ हल्के पल मिल जाएं। यही आस लिए मैं शर्मा जी के घर पहुंचा। घर की घंटी बजाई तो भाभी जी ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। बड़े ही अनमने ढंग से मुझे अंदर बैठाया गया और कुशल क्षेम के बदले बस यही पूछा कि आपको यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं। मैं सब कुछ समझ रहा था, इसलिए अपने लिए शिष्टाचार की उम्मीद नहीं करता था। उस समय मेरे से ज़्यादा नेहा महत्वपूर्ण थी। मैं सबका हालचाल ले ही रहा था कि उनकी बच्ची अंकल अंकल करती मेरे पास आने लगी, पर उसकी माँ ने उसे डांटकर पुनः अंदर भेज दिया। मैंने सीधे ही अपने आने का प्रयोजन बताया। भाभी जी, भाई साहब, मैं नेहा को ठीक करने की तो पूरी कोशिश कर ही रहा हूँ और उसमें काफ़ी सुधार भी है, परंतु अभी वह अंदर से घुटन महसूस करती है। मैंने देखा है कि जब आपकी बेटी हमारे यहाँ आती है तो नेहा उसके साथ खूब खेलती है और हंसी मजाक करती है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि कुछ देर के लिए यदि आप उसे मेरे यहाँ ले आएं तो नेहा को अच्छा लगेगा। शर्मा दंपति एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारे करने लगे और फिर भाभी जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं अपनी बच्ची को वहाँ कभी नहीं भेजूंगी। नेहा तो अपने चाल चलन की सजा भुगत ही रही है। मेरी बेटी उससे मिलेगी तो न जाने क्या क्या सीख जाएगी। मैंने सुना है कि नेहा रात में दफ्तर से निकलकर अपने पुरुष मित्रों के साथ खूब हंस हंस के बातें करती थी। यही सब मेरी बेटी को भी सिखाना चाहते हैं। आपसे अपनी पत्नी तो संभल नहीं रही और उम्मीद करते हैं कि मेरी बेटी उससे संभाले। माफ़ कीजिए, यह नहीं हो सकता। मेरी बेबसी में बस यही सुनना बचा था। भाभी जी के माध्यम से हमारा समाज बोल रहा था, जिसके अंदर से मानवता समाप्त हो चुकी है। किसी को भी सुध नहीं थी कि वास्तविकता क्या थी, पर सभी ने अपने अनुसार अपनी कहानी बना ली थी। उन्होंने दोषी चुन लिया था, मुकदमा भी चला लिया और उस इंसान को सजा भी सुना दी जो खुद शिकार हुआ था। मेरी नेहा हारी नहीं थी, परंतु इस समाज ने उसे हरा दिया था। मैंने नेहा की पैरवी करते हुए कहा, भाभी जी, आपने बिना कुछ जाने नेहा पर ही उंगली उठा दी। इस पूरे वाकया में उसकी लेश मात्र भी गलती नहीं थी। उसकी मनोदशा का आपको अंदाज़ा भी है। मैं उसे पहले जैसा बनाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा हूँ। उसे थोड़ी खुशी मिल जाए इसलिए आपसे सहायता मांगी थी, किंतु आपने तो उसके चरित्र पर ही सवाल उठा दिए। इतनी बेइज्जती के बाद भी मैंने एक आखिरी कोशिश की और शर्मा जी की तरफ देखा, परंतु उन्होंने भी अपनी आंखों से वास्तविकता की जगह अपने मोबाइल को ही देखना बेहतर समझा। घर लौटते समय एक लाल बत्ती पर मैं रुका तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति फूल बेच रहा था। उन्हें देखकर मुझे वह गुलदस्ता याद आया जो नेहा ने मुझे मेरे जन्मदिन पर दिया था। मैंने भी उसके लिए एक लाल गुलाब का फूल और एक बहुरंगी फूलों का गुलदस्ता खरीद लिया। घर पहुंचकर मैंने एक मुस्कान के साथ वह फूल नेहा की तरफ बढ़ाया, परंतु वह उसे स्वीकारने की हिम्मत न जुटा पाई। मैंने उस फूल को उसकी गोद में रख दिया और वह गुलदस्ता उसके बगल में सजा दिया। कुछ अंतराल के पश्चात जब मैं पुनः उसके कमरे में आया तब वहां के बदले माहौल को देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मैं दरवाजे पर ही खड़ा होकर उस पल को अपने अंदर समेटने लगा। नेहा उस गुलाब के फूल को हाथों में पकड़े निहार रही थी। उसके मुख पर एक हल्केपन का भाव था। गुलदस्ते को भी नेहा ने अपनी गोद में रखा था, मानो उन बहुरंगी फूलों से अपने श्रृंगार कर रही हो। उन बेजुबान फूलों ने अपने रंग से एक अजनबी लड़की को, जो तकरीबन पाषाण बन चुकी थी, पुनः जीवित कर दिया था। वह दूसरी तरफ इंसानों ने अपनी असली रंग दिखाकर एक हंसती खेलती लड़की की आत्मा को ही मार दिया था। मैं भीतर गया और नेहा को बिस्तर से उठाकर आईने के सामने खड़ा किया। वह बहुत ही असहज महसूस कर रही थी।
अपने आप से ही नज़रें नहीं मिला पा रही थी। मैंने एक हार उसके गले में पहनाया और शीशे पर चिपकी एक बिंदी उसके माथे पर लगा दी। धीरे धीरे अपनी पलकों को उठाकर उसने अपनी आंखों से अपने आप को देखा। तब उसकी भीगी पलकों ने मुझे वह सब कुछ बता दिया जो वह मुझे कहना चाहती थी। उसके गीले चेहरे के बीच अत्यंत मुझे वह दिखाई दिया जिसकी प्रतीक्षा में मैं कितने समय से कर रहा था। मैंने नेहा की वही मुस्कान उसके चेहरे पर देखी। उसने मुझे गले से लगा लिया। अब आंखें नम होने की बारी मेरी थी। मैंने प्रोत्साहित होकर कई नए एवं सुगंधित फूल उसके कमरे में रख दिए। सुंदर तस्वीरें बड़ी करवाकर दीवारों पर लगा दी। उन तस्वीरों में उगता सूरज, उड़ते पंछी, सुंदर घर, नैसर्गिक सौंदर्य आदि थे। उनमें नेहा की कई नई तस्वीरें भी थी जिसमें वह अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही थी। एक तस्वीर मेरे साथ हमारी शादी के दिन की थी जिसे वह बड़े ही चाव से निहारा करती थी। इन यादों के सिवा मैं उसे और दे ही क्या सकता था। उसको सुरक्षा तो दे नहीं पाया था, इसलिए उसका गुनहगार तो मैं भी था। मेरे प्रयासों से उसके विचार और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आने लगे थे, परंतु मुझे इस बात का संशय अभी भी था कि क्या मैं कभी भी उसे बिल्कुल पहले जैसा बना पाऊंगा या नहीं। इन प्रयासों में कब समय बीता पता ही नहीं चला। मैं कभी उसको घर से बाहर लेकर जाता, कभी उसके सगे संबंधियों से मिलवाता। मैं उसके भावों का लगातार निरीक्षण करता ताकि उस पर ज़्यादा जोर न पड़े और धीमे धीमे उसमें बदलाव भी आने लगे। अब वह मुझसे सीमित ही सही बोलने लगी थी। उसके इर्द गिर्द सकारात्मक व खुशनुमा माहौल मिलने से उसके मानसिक भ्रम में कमी आई थी। यह भी भाग्य की विडंबना ही थी। वह दिन पुनः आ गया जिस दिन गत वर्ष मैं उसे शादी के बाद पहली बार अपने घर लेकर आया था। उसने एक खुशहाल जीवन की कल्पना की होगी, परंतु वास्तविक रूप में उसे क्या मिला, इसे लेकर वह मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचती होगी। उस हादसे के बाद हमारे निकटतम संबंधियों के अतिरिक्त किसी ने हमसे मानवता का भी रिश्ता नहीं रखा। एक लड़ाई जहां नेहा लड़ रही थी, वहीं एक लड़ाई मुझे भी लड़नी पड़ी। अपने अपने दफ्तर में ही मैं कितनी नज़रों का शिकार हुआ। लोग मुझे ऐसे देखते थे जैसे मैं किसी परघरे से आया था। इंसानों के बीच इंसानों की क्या जगह है, यह भी मैंने इसी समय महसूस किया। हमसे अच्छे तो वह बेजुबान पशु हैं जो अपने मृत साथी को भी शुद्ध मन से विदा करते हैं। इन सब को मद्देनज़र मेरा एक नियम बिल्कुल स्पष्ट था कि नेहा के साथ कोई हो न हो, मैं तो जरूर रहूँगा। हम दोनों को एक छत के नीचे रहते 1 साल हो गया था। अपनी शादी की पहली सालगिरह पर नेहा को क्या उपहार भेंट करूं, इसका निर्णय भी कठिन था। यही सोचते सोचते नेहा के बिस्तर के समीप एक कुर्सी पर मेरी आंख लग गई। अगले दिन मेरी नींद इन शब्दों से खुली, हैप्पी एनिवर्सरी साहिल। हाथों में गुलदस्ता और एक प्यारी सी मुस्कान लिए सामने खड़ी थी नेहा। नीला सूट, सफ़ेद चुनरी, गले में हार और माथे पर बिंदी लगाए नेहा को देखकर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। नेहा ने यह लड़ाई आखिरकार जीत ली थी और जीते हुए योद्धा की भांति वह मेरे सामने शान से खड़ी थी। खुशी की भी सभी सीमाओं को पार करके मेरे अश्रुओं ने उसका अभिवादन स्वीकार किया और उसको गले से लगा लिया। खुशी में गदगद मेरे कंठ को शब्द नहीं मिल रहे थे। इतने अनमोल तोहफे की मैंने कल्पना नहीं की थी। मैं बस इतना ही कह पाया, तुम्हें आज का दिन और एक नई जिंदगी बहुत बहुत मुबारक हो। इस कहानी के लेखक गौरंग सक्सेना है। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ऐसी ही और स्टोरीज़ के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।